तो आज तारीख है 30 अगस्त, और आज 29 और 30 2 दिन का हम करंट कवर करेंगे। तो पहली न्यूज़ है तमिलनाडु को लेके कि तमिलनाडु की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने फार्म लॉस के अगेंस्ट में एक बिल को सहमति दे दी है। और वहाँ के जो सीएम है स्टालिन, उन्होंने भी कहा है कि जो फार्म्स लॉस आए हैं ये फेडरल प्रिंसिपल के एकदम मतलब अगेंस्ट में है। बट वही बात है ना कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसी भी प्रकार से कोई भी लॉ पास कर दिया है तो स्टेट्स को वो मानना मैंडेटरी हो जाता है। अभी हाँ, दिखा सकते हैं कि उनको ये लॉस पसंद नहीं है, उनके खिलाफ में अमेंड्स लेके आ सकते हैं अपनी अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में। बट एट द एंड पूरे देश में ये लॉ मान लिए जाएंगे धीरे धीरे, जहां तक मेरा मानना है। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो आई है आईसीजीएस को लेके, इंडियन कोस्ट गार्ड सिक्योरिटी को लेके। कि इंडियन कोस्ट, देखो पहले तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में थोड़ी बात कर लें कि इंडियन कोस्ट गार्ड एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। और 1978 में जो आया था, ये क्या करती है, अपनी जितनी भी तटीय सीमा है भारत की, उस पूरे की सिक्योरिटी करती है, उस पूरे की डेवलपमेंट पे ध्यान देती है, उस पूरे में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाती है। तो अभी 7th ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम है विग्रहा, उसको राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च कर दिया गया, कमीशन कर दिया गया है विग्रहा को। तो विग्रहा क्या है? विग्रहा एक तरीके से एक पेट्रोलिंग वेसल है जो हमारे पूरा जो वाटर का एरिया है, जितना भी कोस्टल एरिया है, उस पूरे को देखेगी। इवन दो ये न्यूज में विग्रहा इस वजह से और है कि इसमें पहली बार एक ऐसा डिवाइस लगा है जिसका नाम है IUHDSS। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हॉर्स होल्ड डिफेंस एंड सर्विलेंस सिस्टम। मतलब कि ये केवल स्पेस पर ही नहीं, सरफेस पर ही नहीं, ये उसके अंदर भी, अंडर वाटर भी सर्विलेंस करेगी और पूरे एरिया को देखेगी, पेट्रोलिंग करेगी पूरे एरिया की। कि ऐसा तो नहीं कि किसी और देश के मछुआरे ऊपर से आ रहे हैं, या हो सकता है किसी अन्य देश की पनडुब्बी वगैरह अंडर वाटर आ रही हो, हमारे देश की सीमा में घुस रही हो, तो उन सब का भी सर्विलेंस करेगी। तो इसका नाम है विग्रहा। अब देखो, ये एक स्लो पेट्रोलिंग के काम आएगी। बाय द वे, एक फास्ट पेट्रोलिंग की जो शिप्स होती हैं वो अलग होती हैं। वो ऐसी होती हैं कि लगातार भाग रही हैं, लगातार दौड़ रही हैं एक से दूसरी जगह। ये एक एक जगह जाके खड़ी हो जाया करेगी, आज यहाँ, दूसरी जगह वहां, फिर दूसरी जगह वहां। और ऐसी और भी शिप्स हैं अपने पास में, ऐसा नहीं है। तो वो पूरे कोस्टल एरिया को कवर करती हैं। तो दैट्स ऑल आज की न्यूज में। तो यही है कि 7th ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल जिसका नाम है विग्रहा, इसको लॉन्च कर दिया गया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। एक नेक्स्ट न्यूज है गगनयान को लेके कि गगनयान में जो 3 लोग जाने वाले हैं उनमें से अभी चुने नहीं गए, अभी 4 लोगों को चुना गया है जिनको ट्रेनिंग दिलवाई जा रही है रशिया में। तो उनको रशिया भेज दिया गया है, और रशिया की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकोस्मोस, वो हम लोगों की मदद करेगी उन लोगों को ट्रेनिंग देने में, 4 लोगों को। और उनमें से 3 हैं जो हम लोग गगनयान में भेजेंगे 2022 में। बाय द वे, केवल ट्रेनिंग नहीं देगी रशिया, हमारी मदद करेगी स्पेशल कस्टमाइज जो स्पेस शूट्स हैं उनको भी बनाने में मदद करेगी रशिया की रॉसकोस्मोस। बाय द वे, अभी इंडियन अगर इसरो की बात कर ले तो इसरो के अभी और भी मिशन जाने वाले हैं अगले 2 साल में। चंद्रयान 3 जाना है, जो इस साल जाना था वो शायद अगले साल जाएगा, इस साल कोरोना की वजह से उसको टाल दिया गया है। और शुक्रयान करके एक मिशन है, वो भी अगले साल हम लोग लॉन्च करेंगे। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो जानने का यही था। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो आज कल एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो कल था 29 अगस्त, और कल था स्पोर्ट डे ऑफ इंडिया। हम लोग नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं कल, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। अब मेजर ध्यानचंद की बात कर लें तो मेजर ध्यानचंद हमारे यहाँ के हॉकी खिलाड़ी थे जिन्होंने 1926, 1930, 1936 इन सब में इंडिया का पक्ष रखा था ओलंपिक में, और इंडिया की हॉकी टीम की तरफ से खेले थे, उनके मैन कैप्टन थे। और थोड़ी बात करें मेजर ध्यानचंद के बारे में तो 1927 में इनको लायंस नायक बनाया गया था इनकी स्पोर्ट की उपलब्धियों को लेके। फिर 32 में नायक बना दिया गया था। 36 में ओलंपिक खेल के आए थे तो इन्हें सूबेदार की पद दे दिया गया था। और एट दी एंड जब तक ये पोस्टिंग में रहे तो ये मेजर की पोस्ट तक पहुंच गए थे। तो अंग्रेजों की सेना में, मतलब उस समय तो अपना भारत आजाद नहीं हुआ था, तो ये मेजर की पोस्ट तक गए थे। तो दैट्स ऑल, यही जानने को जरूरी है। और मेजर ध्यानचंद के नाम पे हम लोगों ने हमारा जो अभी खेल रत्न अवार्ड मिलता है उसका नाम भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रख दिया है। तो दैट्स ऑल, यही जानने का जरूरी था इस न्यूज में। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो
आई है BH, मतलब भारत सीरीज के नाम से। होता क्या है ना, जब हम व्हीकल एक से दूसरी जगह लेके जाते हैं, जैसे मान लो MP का व्हीकल है, यूपी का व्हीकल है, राजस्थान का है, छत्तीसगढ़ का है, तो व्हीकल्स के नंबर होते हैं जो राज्यों के द्वारा दिए जाते हैं, और उनमें राज्यों का हम देखते हैं स्टार्टिंग में ही लिखा होता है MP, यूपी, ये वो जो भी हो। तो जब एक से दूसरी जगह लेके जाते हैं तो उनको ट्रांसफर कराने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि व्हीकल ये इस राज्य का है, दूसरे राज्य में अगर हम चलाएंगे तो उस पर टैक्सेस लगते हैं, उसको हर जगह रोका जाता है, बहुत सारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स आती हैं। तो उस राज्य में जब हम खरीदते हैं किसी दूसरे राज्य से व्हीकल, तो हमें अपने यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाके उसको अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना पड़ता है, उसका नया नंबर लेना पड़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स ना उठानी पड़े, क्योंकि भारत एक संघ है, भारत ऐसा तो है नहीं, अलग अलग राज्य तो है नहीं, हम पूरे एक जुड़े हुए हैं, ये प्रॉब्लम्स ना उठाना पड़े, इस वजह से हमारी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने BH, जिसको भारत सीरीज नाम दिया है, ये लॉन्च कर दी है। इसमें क्या होगा, गाड़ियों को एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक राज्य का दर्जा ना देते हुए BH, मतलब भारत नाम से सीरीज लॉन्च कर दी है। तो उसका जैसे मान लो MP में गाड़ी खरीदी जाएगी तो MP BH लिखा होगा उसमें, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट ऑफिस में अगर कोई दूसरे राज्य वाले भी खरीदता है तो अपने राज्य में जाके उसको अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो यही था। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आई है त्रिपुरा को लेके कि त्रिपुरा में अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, वो गई थी, उन्होंने माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट के तहत वहां पे दो चीजें शुरू की हैं। एक तो जो मेटरल हाइजीन प्रोजेक्ट है वो एक शुरू करके आई है त्रिपुरा में, और एक मोबाइल ATM लॉन्च करके आई है। तो बस इसमें अगर हमारे एग्जाम के हिसाब से देखें तो जानने का केवल यही जरूरी है कि माई पैड माई राइट प्रोजेक्ट कहाँ का है, तो वो त्रिपुरा का है, दैट्स ऑल। और CM की बात कर लें तो त्रिपुरा के हैं विप्लव कुमार। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो आज के द हिंदू में आई है कि US ने, देखो US में एक शहर है ल्यूसिनिया नाम से, वहां पे हाल में हरिकेन ईडा आया है, और हरिकेन ईडा को US के पिछले 16 साल में आए हुए सबसे खतरनाक हरिकेन में से एक माना जा रहा है। अब मतलब उसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। पिछले 16 साल पहले एक आया था इसी एरिया में, तब उसने इतनी तबाही मचाई थी, 16 साल बाद आज ईडा ने आके उतनी तबाही मचाई है। अब देखो US में इनको हरिकेन कहा जाता है, हम लोग इंडिया में साइक्लोन या चक्रवात बोल देते हैं, जापान में टाइफून कहे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली कहे जाते हैं, वो सब एक ही बात है, दैट्स ऑल। तो इस न्यूज में तो केवल यही जानने को था। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो हमारे जो पैरालंपिक चल रहे हैं अभी टोक्यो जापान में, उसमें नशद कुमार ने हमें सिल्वर में लंबी कूद में, ऊंची कूद में, सॉरी, नशद कुमार ने हमें सिल्वर में ऊंची कूद में सिल्वर मेडल दिलाया है। और नशद कुमार की बात करें तो वो हिमाचल से बिलोंग करते हैं। वहीं भावीना ने, जो अहमदाबाद से बिलोंग करती है, उन्होंने भी टेबल टेनिस में पहली बार हमें सिल्वर दिलाया है। और तीसरे विनोद कुमार जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने हमें डिस्क थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। तो अगर पैरा ओलंपिक्स की बात की जाए तो इंडिया की टीम में और इंडिया के जो पैरा एथलीट्स हैं उन सब ने बहुत अच्छा करके दिखाया है अगर हम बात करें। और स्पोर्ट डे पर हम लोगों को 3 मेडल मिले हैं। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो यही जानने को था। अब नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो एक आया है फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लेके कि हमारी स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा अभी एक फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जो 29 तारीख को अपने स्पोर्ट डे पर लॉन्च किया गया है, बस दैट्स ऑल। और फिट इंडिया मोबाइल ऐप क्या है कि अलग अलग जो स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं उनकी जानकारी, हम अपने आप को फिट कैसे रख सकते हैं उनकी जानकारी, लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने, इन सब के लिए लॉन्च किया गया है फिट इंडिया मोबाइल ऐप। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे जिनका नाम है रोजे, ROGE, उनका अभी हो गया है निधन। अब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की थोड़ी बात कर लें। बाद में रोजे 12 साल तक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट रहे थे पहले। अब IOC की बात करें थोड़ा, तो IOC 1894 में बनाई गई थी। इसका हेडक्वार्टर ल्यूसियाना में है, स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर इसका। और अभी बात की जाए तो प्रेजेंट में इसके प्रेसिडेंट है थॉमस। तो दैट्स ऑल, इस न्यूज में तो जानने का यही था। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आई है मानसून को लेके कि हमारी जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने कहा था इस साल जो मानसून है वो सामान्य रहेगा। बट उसकी प्रेडिक्शंस इस बार भी फेल हो चुकी हैं, क्योंकि अभी मानसून को अभी तक में तकरीबन 36% मानसून का पानी बरस जाना चाहिए था, जो अभी मात्र और मात्र 26% वर्षा है। और
देखा जाए तो एवरेजली जितना बरसना चाहिए अगर एक नॉर्मल मानसून के हिसाब से कहें तो उससे 10% कम बरसा है। तो ओवरऑल बस इतनी न्यूज आई है कि आईएमडी की जो प्रिडिक्शंस थी वो फिर से फेल हो गई हैं इस साल। और एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो बीएआरसी को लेके आई है, बार्क मतलब ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल को लेके, कि बार्क के नए सीईओ बनाए गए हैं, एक जिनको नियुक्त किया गया है उनका नाम है नकुल चोपड़ा। तो दैट्स ऑल। अपने एग्जाम के लिए जानना केवल जरूरी हो जाता है कि बार्क के हाल में सीईओ कौन है, तो वो नकुल चोपड़ा। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आई है एयर इंडिया की तरफ से, कि एयर इंडिया ने जब 2019 में हम देखते हैं इंडोनेशिया में या हम देखते हैं यूएसए में अलग अलग बोइंग के जो प्लेन्स थे उनका क्रैश होने लगा था, अनएक्सपेक्टेड क्रैश होने लगे थे, लोग मरने लगे थे, तो एयर इंडिया ने उनको डिकमीशन कर दिया था, उनको उड़ाना बंद कर दिया था। बट एयर इंडिया के जो बोइंग 737 प्लेन्स हैं उनको अपनी एविएशन मिनिस्ट्री से फिर से फ्लैग मिल गया है, तो अब वो फिर से फ्लाई कर पाएंगे। अब बात बोइंग की करें तो बोइंग एक बहुत बड़ी एरोनॉटिक एयरक्राफ्ट कंपनी है जो अलग अलग बहुत सारे जो एरोस्पेस में काम करने वाली कंपनियां हैं उनके लिए प्लेन्स बनाती है। और बोइंग के प्लेन बंद होना एक बहुत बड़ा सेटबैक था एयर इंडिया के लिए, क्योंकि एयर इंडिया पे ज्यादातर प्लेन बोइंग के ही है, तो उसको बहुत सारी फ्लाइटें, बहुत सारे अपने जो टर्मिनल्स थे वो सब बंद करने पड़ गए थे। बट अब ये सब फिर से शुरू होने वाले हैं, तो दैट्स ऑल, बस इतना ही था न्यूज में। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो एक पोषण माह के बारे में आई है कि सितंबर में, जो अभी आने वाला सितंबर है, हम लोग हर साल पोषण माह मनाते हैं और सितंबर का महीना पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। और यह तीसरा अपना पोषण माह होगा, क्योंकि 2018 से हम लोग पोषण माह को लगातार मनाते आ रहे हैं, क्योंकि 2018 में ही पोषण अभियान को लॉन्च किया गया था तब से। अब पोषण माह में किया क्या जाता है पूरे सितंबर में, तो जमीनी स्तर पर पोषण की लोगों में अवेयरनेस फैलाना, अलग अलग प्रोग्राम करना जिससे लोगों को अपने डाइट, पोषण, इन सब के बारे में जागरूकता आए। एनीमिया हुआ, डाइट हुआ, जो हम देखते हैं अनएथिकल कोर्स हुए, या ब्रेस्ट फीडिंग करने वाली जो महिलाएं हैं उनकी बात कर लें, या राइट एज में मैरिज कब की जानी चाहिए बच्चों की, ये तक चीजें बहुत ज्यादा रोल निभाती हैं किसी भी एक औरत के या किसी भी एक महिला के, किसी भी एक बच्चे के पोषण स्तर को। क्योंकि अगर कम एज में मैरिज कर दी गई तो अगर उसका बच्चा होता है, सिंपल सी बात है कि वो उतना हेल्दी नहीं होगा। अगर दो चाइल्ड के बीच में एक पर्टिकुलर 3 साल का जो गैप बताते हैं मिनिमम डॉक्टर्स, अगर वो नहीं हुआ तो बच्चों का सही से पालन पोषण नहीं हो सकता और वो कहीं ना कहीं अनहेल्दी रह जाते हैं न्यूट्रिशन स्तर में। तो पोषण अभियान जो 8 मार्च 2018 शुरू किया गया था, ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसी के तहत 8 मार्च में शुरू किया गया था। और हर साल हम लोग सितंबर में पोषण माह बनाते हैं, जिसके तहत हम लोग लोगों में अवेयरनेस लेके आते हैं पोषण को लेके। अब चाहे वो बच्चे, लेकिन इसमें ज्यादातर जो फोकस किया जाता है ना, वो किया ही जाता है बच्चों पे, किशोरियों पे, या प्रेग्नेंट जो महिलाएं हैं उन पे, लैक्टेटिंग वुमेन्स हैं उन पे, इन लोगों पे ज्यादा फोकस किया जाता है पूरे पोषण माह में और पूरे पोषण अभियान में। अब इस प्रोग्राम की बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा अपना नीति आयोग हुआ, और तीसरा अपना नेशनल काउंसिल ऑन न्यूट्रिशन हुआ, जो जिसको अपन लोग एनसीएन बोलते हैं। ये 3 इसकी मेन बॉडीज हैं जो इसको इंडिया में इंप्लीमेंट करवाती हैं। अब इसके कुछ लक्ष्य हैं कि हर साल हमें अंडर न्यूट्रिशन को तकरीबन 2% कम करना है इंडिया में, हर साल एनीमिया को 3% कम करना है इंडिया में, हर साल जो लो बर्थ वेट होता है उसको 2% कम करना है, और हर साल जो स्टनिंग होती है, स्टनिंग मतलब कि ये इतनी एज का हो गया, इसका इतना वेट नहीं है, ये असमानता है, उसको भी हर साल जितने केसेस इंडिया में आते हैं उनको 2% कम करना है। ये कुछ लक्ष्य हैं जो पोषण अभियान के तहत अंतर्गत आते हैं और इंडिया इनको देखा जाए बहुत अच्छे से निभा भी रहा है, इनको पूरा भी कर रहा है। पिछले 2 साल से इनको पूरा कर लिया जा रहा है, तो होप करते हैं कि आगे भी सारी चीजें पूरी करती जाएगी। दैट्स ऑल। इस न्यूज में तो केवल यही था। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो आई है विवाद से विश्वास स्कीम को लेके। देखो, इस न्यूज में ऐसा कुछ खास नहीं आया देखा जाए तो, कि विश्वास स्कीम को लेके केवल यही आया है कि इतने केसेस खत्म कर लिए गए हैं। ये सब देखो अपने लिए जानना जरूरी हो जाता है जब करंट में विवाद एवं विश्वास स्कीम है, कि विवाद से विश्वास स्कीम है क्या। तो 17 मार्च 2020 को विवाद से विश्वास स्कीम आई थी,
जिसमें जो टैक्स पेयर्स हैं और सरकार है उनके बीच में टैक्स को लेकर जो विवाद बने हुए हैं। क्योंकि हम लोग लेजिस्लेशन में देखते हैं कि तकरीबन 9.32 लाख करोड़ रुपए का टैक्स और उनके ऊपर 4.5 लाख से ज्यादा केसेस चल रहे हैं अलग अलग कोर्ट में, और अगर वो केसेस सॉल्व हो जाते हैं तो केंद्र सरकार को तकरीबन तकरीबन 9 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है केंद्र सरकार का रुका हुआ है वो मिलेगा। तो विवाद से विश्वास स्कीम के तहत यही है कि हाँ, इनको अगर थोड़ा टाइम चाहिए तो टाइम दे दिया जाए, या टैक्स पेयर्स को जो भी विवाद चल रहे हैं सरकार और टैक्स पेयर्स के बीच में वो जल्दी से जल्दी पूरे किए जाए, और जल्दी से जल्दी ये जो टैक्स का पैसा सरकार का फंसा हुआ है जिस वजह से सरकार पे रेवेन्यू कम आ रहा है, तो वो रेवेन्यू जल्दी से जल्दी सरकार के पास पहुंचे। अब अपन हिस्ट्री में बात करें ना, तो एक था कर विवाद समाधान स्कीम 1998 में भी आई थी यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे, बट उस समय भी ये स्कीम ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रही थी। बट आज इसका एक डाटा आया है कि ये स्कीम जो अभी चलाई जा रही है जिसका नाम है विवाद से विश्वास स्कीम, ये स्कीम काफी सफल रही है। तकरीबन 97,000 करोड़ का जो टैक्स है उसको सेटल कर लिया गया है और वो केंद्र सरकार के पास पहुंच चुका है, और तकरीबन 1.25 लाख केसेस, मतलब जितने भी केस पेंडिंग है तकरीबन 5 लाख, उनमें से 1.25 लाख मतलब तकरीबन 25% से ज्यादा केसेस को सॉल्व भी कर दिया गया है कोर्ट्स में से। तो अच्छी बात है, ये स्कीम अगर इम्प्लीमेंट हो पा रही हो, अच्छे से काम कर पा रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो दैट्स ऑल। इस न्यूज में तो यही जानने को था कि ये स्कीम क्या है, कैसे काम कर रही है और इसके बारे में अभी प्रेजेंट में क्या डाटा आया है। अब एक एडिटोरियल की बात करते हैं। तो एक एडिटोरियल आया है पुलिस कस्टडी को लेकर। होता क्या है ना, हम देखते हैं 2010 से लेकर 2019 के बीच में कि हर साल तकरीबन 100 से ज्यादा लोग, मतलब एवरेजली 100 लोग मानो, जो 2010 से 2019 के बीच में हर साल तकरीबन 100 लोग पुलिस कस्टडी में मारे जाते हैं, जिनमें से 3.5 लोग तो पुलिस के मारने से मारे गए हैं। तकरीबन 8.5 लोग ऐसे हैं जो कस्टडी से भागने की कोशिश कर रहे थे तब पुलिस ने मार दिया। तकरीबन 28 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने पुलिस कस्टडी में सुसाइड कर ली, और बचे हुए जो केसेस हैं उनमें ये कह दिया जाता है कि ये बीमारी से मर गया या कोई दूसरी प्रकार की एक्सीडेंट हो गया उसमें मर गया। अब वही है ना, क्या सच में ये डाटा सही है? और डाटा सही है तो डाटा कहां तक सही है? क्या सच में हमें एक ऐसी पुलिस चाहिए जो फेडरलिज्म के नॉर्म्स को ना मानती हो, जो पुलिस कस्टडी में इतने ज्यादा केसेस, चाहे भले ही हमें ये देखने में कम लग रहा है, पर एक भी इंसान मरता है जब हम देखते हैं ना कि एक भी इंसान, हमारे यहाँ लॉ ऑफ द लैंड है, और एक भी इंसान लॉ ऑफ द लैंड में अनह्यूमनफुल एक्टिविटीज की वजह से मर जाता है तो वो एक धब्बे की तरह है हमारे लिए, क्योंकि कस्टोडियल डिटेंशन को हमें जरूरत है कम से कम करें, हमें क्राइम कम करना है। और वहीं एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में जिसमें रूल ऑफ द लॉ चलता है, उसमें जब हम देखते हैं ना कि पुलिस कस्टडी में इतने लोग मारे गए उतने लोग मारे गए, ये एक धब्बे की तरह है हमारे लिए। अब एक थोड़ी बात की जाए डाटा को लेकर, तो इस पूरे एडिटोरियल में ये लिखा हुआ है कि कस्टडी में इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या करते हैं, पुलिस को ही ज्यादा इन्वॉल्व कर देते हैं। बल्कि पुलिस क्या करती है, अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए मारती पीटती है, कस्टडी में बहुत से लोग मर जाते हैं, कुछ लोग भागते हैं, तैसे मर जाते हैं, जो भी हो। तो इनको कम करने के लिए केसेस, सबसे पहले हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को मजबूत करना होगा, चाहे वो सीबीआई हो चाहे वो एनआईए हो। तो सीबीआई और एनआईए जैसी छोटी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बनाने की भी जरूरत है हमें इंडिया में, जो केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करवाने में मदद करें। और पुलिस का काम केवल कस्टडी में लेना हो, जांच करनी हो, पकड़ना हो, बट टोटल इन्वेस्टिगेशन जब 1 to 1 किसी से मिल रहे हैं, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन पीछे चल रही है, तो इस इन्वेस्टिगेशन के लिए अलग एजेंसीज बनाई जानी चाहिए जिनका पूरा फोकस ही इन्वेस्टिगेशन पे होगा। तो केवल वो अपना पूरा फोकस इन्वेस्टिगेशन पे कर पाएंगी और कस्टडी वगैरह का ध्यान पुलिस रखेगी, और वो ज्यादा इफेक्टिव रूप से काम कर पाएंगी। क्योंकि हम एनआईए और सीआईए को देखते हैं या सीबीआई को देखते हैं, उन लोगों ने देश में बहुत अच्छा काम करके दिखाया है, इसीलिए आज वो इन्वेस्टिगेशन में वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं इंडिया में। अब यहाँ पे एक कमेटी भी आई थी, मलीमत कमेटी। तो मालीमत कमेटी ने भी ये कहा था कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे कभी भी 10 से ज्यादा केसेस नहीं होने चाहिए। इंडिया में हम देखते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पे 100 केसेस हैं, 100 से ज्यादा ही कई बार निकल जाते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स पे ओवरलोड है,
और जब ओवरलोड होता है तो अनफेयर इन्वेस्टिगेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये अनफेयर इन्वेस्टिगेशंस ना हो, इनके लिए अलग से इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हो, उनमें लोगों को नियुक्त किया जाए जो कि लोगों को केवल इन्वेस्टिगेशन में ही नहीं, उनकी ह्यूमन राइट्स का भी ध्यान रखे। क्योंकि अपन लोग नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का डाटा भी देखते हैं कि लोग कस्टडी में मर रहे हैं, जेलों में मर रहे हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनके केस लटके पड़े हैं क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पा रही, पुलिस के पास में उतनी ज्यादा वर्क फोर्स ही नहीं है कि वो इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको लगा पाए। तो इन केसेस को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने में भी ये मदद करेगी। वहीं हम देखते हैं ना कि इसमें एक डाटा लिखा है कि डी.के. वासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस जो 1996 में हुआ था, उसमें भी ये कहा गया था कि जब कस्टडी में हम किसी को रखते हैं, कैदी को, उसके लिए हमें गाइडलाइंस जारी करना बहुत जरूरी होता है। कस्टोडियल गाइडलाइंस होनी चाहिए। गाइडलाइंस लाइक के उसको कस्टडी में लेते ही हमें उसके परिवारजनों को, उसके फैमिली को, उसके मेंबर्स को या उसके फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना जरूरी है। उसको मेडिकल एग्जामिनेशन, जैसे ही उसको कस्टडी में लिया जाए उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाए, जिससे अगर वो पुलिस कस्टडी में मार डाल दिया जाता है तो उनका सही डाटा निकल पाए, उनका पता पड़ पाए कि हाँ ये पुलिस वालों ने मारा है, ये अपने मेडिकल रीजंस की वजह से नहीं मरा। क्योंकि ये डाटा छुपा लिया जाता है पुलिस वालों के बाद, काफी केसेस में ये देखा गया है कि पुलिस वालों ने मार दिया और बाद में डाटा छुपा लिया गया। तो पहले मेडिकल एग्जामिनेशन की जरूरत है। और तीसरा, डी.के. वासु वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल केस में कहा गया था कि लॉयर की परमिशन होनी चाहिए, कि जो भी आदमी कस्टडी में लिया गया है उसको अपने लॉयर से मिलने देने की परमिशन होनी चाहिए। लॉयर कितनी भी बार चाहे वो उससे मिल सकता है, और लॉयर से वो चाहे पर्सनली भी मिल सकता है, एकांत में भी मिल सकता है, पुलिस उसको मिलवाए। अब देखो, लॉयर की बात रही तो लॉयर की तो हम लोगों ने देखते हैं कि सीआरपीसी में भी इंप्लीमेंट कर दिया गया और उसको इंडिया में माना जाने लगा है। बट बाकी की दो जो चीजें हैं कि अरेस्ट होते ही इंफॉर्मेशन पहले देना और मेडिकल एग्जामिनेशन पहले करना, ये दोनों चीजें जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, जो हाई कोर्ट ने कही थी वेस्ट बंगाल के, वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो पाई हैं। होपफुली आगे ये इंप्लीमेंट हो पाएगी। पुलिस हमारी ह्यूमन राइट्स को बचाने के लिए है, पुलिस इंटेरोगेशन करने के लिए है, और पुलिस को अपनी इंटेरोगेशन में केवल यही नहीं कि डंडा और ये सब चीजें, पुलिस को साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक टूल्स भी इन करने चाहिए। जैसे नार्को टेस्ट हुआ या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग हम देखते हैं आजकल। साइंटिफिक जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उनको अपनी रिसर्च, उनको अपने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिगेशन में इंप्लीमेंट करने की भी जरूरत है। काफी स्टेप्स उठाए जा चुके हैं और काफी स्टेप्स उठाए जाने जरूरी हैं, जिससे हम लोग हमारे देश में होने वाले पुलिस कस्टडी में जो लोग मारे जाते हैं, पुलिस कस्टोडियल डेथ्स की बात करें, उनको कम से कम कर पाए, और हमारे ऊपर जो एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में जिसमें रूल ऑफ लॉ है, जिसमें कस्टोडियल डेथ्स एक तरीके से धब्बा है, इसको मिटा पाए। तो दैट्स ऑल। अगर हम बात करें 29 और 30 अगस्त की, तो इन 2 दिनों में हमारे पेपर के लिए अगर जानना, केवल यही चीजें थी जो पेपर के लिए जानना जरूरी थी। तो दैट्स ऑल।